नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे आज के इस कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म में। मैं हेमंत शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, अदिति ज्योतिष पीठ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मेरा है मैरिज, शादी। शादी एक ऐसा गठबंधन है जो दो इंसान या मनुष्यों में नहीं, दो परिवारों का, खानदानों का। इसीलिए हमारे देश सनातन परंपरा में जो लड़का लड़की है, उनके परिवारों के गठबंधन को, उनकी पोजीशन को, उनकी मान्यताओं को देखकर किया जाता है। लव मैरिज यहाँ पे हुई है, बहुत बार हुई है, लेकिन पारंपरिक जो है शादी परिवार की सहमति के साथ जब की जाए वो ही ज़्यादातर चलती है, मान्यता उसी को मिलती है समाज में। जो हमारी सनातन परंपरा है उसी को पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। आप कहीं भी चले जाओ, माता पिता की इजाज़त लेने ज़रूर जाते हैं। अगर नहीं मानते उसके बगैर भी चले जाते हैं, उसके बाद उनका बुरा हाल होता है तो सभी जानते हैं। क्योंकि जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होगा वहाँ पे वृद्धि होनी मुश्किल है, संतान ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाती, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हमेशा ही लेना चाहिए, ये तो सभी मानते हैं। बहरहाल अपने इस कार्यक्रम को आगे इसी टॉपिक पे बढ़ाते हैं। जब शादी है, कुंडली मिलान के लिए हमारे पास आते हैं जब, तो उसमें देखा जाता है जो जातक है या जातिका है, उसके घर कुंडली में सातवें घर का मालिक कौन है, 7th हाउस, 7th लॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं D9 में उन दोनों की पोजीशन, यानी नमाज में उनकी पोजीशन क्या है। नमाज में जो 7th हाउस है उसकी पोजीशन, उसका लॉर्ड कैसा है। फिर आगे क्या देखना चाहिए, जैमिनी दर कारक, जैमिनी दशा, उस जैमिनी कुंडली विवेचन वो भी जरूर करना चाहिए शादी के लिए, का भी कन्या का, तभी हमारा जो कुंडली मिलान है वो संपूर्ण होगा। उसके बगैर अगर हम चलते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें देते हैं, क्योंकि तभी तो ये शादी में लड़ाई, मार कुटाई, कुछ एक्सीडेंट, शादी से पहले माता पिता वर वधू के घर में कुछ और समस्याएं, शादी के बाद बच्चे होने में दिक्कतें, सही तरीके से संतान नहीं होना, असंस्कारी संतान हो जाना, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इनसे भी सभी से बचने के लिए किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषाचार्य के पास जाके कंप्लीट एनालिसिस कीजिए। ज़्यादातर मेरे पास आते हैं शादी के लिए, हमारी बेटी का हमने आपको दे दिया है ये, ठीक है, उसको मिलाइए, अभी बताइए। माफ़ करिए, मैं उसी वक्त किसी को नहीं बताता, चाहे मेरे सगे संबंधी भी हों। मैं हमेशा कम से कम 4 से 6 घंटे का समय लेता हूँ देखने के लिए। कभी भी कोई आता है, उनको मैं बोलता हूँ सुबह दिया है तो शाम को मेरे से बात करो, या अगले दिन करो, या हफ्ते 10 दिन बाद, क्योंकि मैं कुंडली मिलान के लिए वर वधू की कुंडली के पिछले और आने वाले 10 साल उनकी विवेचना करता हूँ। हर एक ग्रह दशा का निर्धारण, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसमें क्या क्या योग हुए, आगे क्या होगा, उनकी संतान कैसी होगी, क्या उनकी आपस में बनेगी कि नहीं बनेगी, उनका घर किस डायरेक्शन में है, कहाँ पे रहते हैं। चले, ये सभी करना जरूरी है। अब मैं मेरे कुछ एक ज्योतिषाचार्य मित्र या जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी बेटी की कुंडली मिलाने किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, उनके बारे में आपको ज्ञानवर्धन करना चाहूँ। लड़की के लिए बृहस्पति, लड़के के लिए शुक्र शादी का कारक निर्धारित है, इनकी पोजीशन कुंडली में देखनी चाहिए। क्या ये नमाज में कैसे है। 7th हाउस इज कारक ऑफ मैरिज, 7th हाउस लॉर्ड, उस घर का मालिक कौन सा ग्रह है, वो नमाज में कैसा पड़ा हुआ है, ये मैनेजर है ज़िंदगी की, शादीशुदा ज़िंदगी का।
वो निर्धारित करता है शादीशुदा ज़िंदगी आपकी कैसे रहेगी। किसी का लड़की का बृहस्पति बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, लेकिन 7th हाउस का कारक बुध है जो खराब पड़ा हुआ है, शादी खराब होगी। इस तरह से इसे देखना चाहिए। कोई भी ग्रह अगर नवाश में जाके उच्च का पड़ा हुआ है तो बहुत बढ़िया, अगर वर्गोत्तम है तो चाहे नीच का भी है बहुत अच्छा, ज़िंदगी में कभी नीचे नहीं आने देगा। पैसा, धन, नाम, सब कुछ जो आप क्रेडिट करती हैं औरतें अगर देख रही हैं तो, मैं काम करती मेरी सास या रिश्तेदार उसका क्रेडिट नहीं देते, ये उसको मिलेगा। 7th हाउस लॉर्ड अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाके पूछिए। बुध का भी बहुत बड़ा रोल है। बुध अगर किसी राहु केतु मंगल शनि के नवाज में, उसके ऊपर मैं अलग प्रोग्राम करूँगा, तो वो विषकन्या योग है, जैसे रेखा या माधुरी दीक्षित का। अब माधुरी दीक्षित के बारे में क्या कहा था लोगों ने, उनकी शादीशुदा जिंदगी चले नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कि पीछे चल रही है। थोड़ी देर के लिए उन्हें सेपरेशन, फॉरेन कंट्री में जाना पड़ा। फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ पे रहते हैं तब जो है ग्रह अपना अलग से इफेक्ट देते हैं। खैर यूट्यूब में इतना ज़्यादा समय नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता सकूँ। उसके बाद हमें क्या देखना चाहिए, वो ग्रह क्या किसी विषनवाश में तो नहीं है। विषनवाश कौन से, नोट कीजिए, एस्ट्रोलॉजर भी सभी। पहला नवाश, एक नवाश हुआ 30 डिग्री की एक राशि, 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवाश। तो पहले नवाश में अगर हो एरीज, टॉरस, वर्गो और सैजिटेरियस, यानी मेष, वृष, कन्या, धनु में, तो वो विष नवाश है। 5वां नवाश अगर है, 5वां नवाश जेमिनी, लियो, लिब्रा या एक्वेरियस का, यानी मिथुन, सिंह, तुला या कुंभ का, तो भी वो विष नवाश में है। और 9वां नवाश जो है 26 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मकर, मीन में अगर कोई ग्रह बैठा है, विष नवाश में है, शादी को विषाक्त कर देगा। और जो नवाश है उनकी 3 देवी या देवता माने गए, डीटीज बोलते हैं इंग्लिश में, तो देव बोलते हैं हिंदी में। कौन है, देव, नर और राक्षस। जिस नवाश के देव हों, देव, नर और राक्षस, जिसके देवता देव हैं, वो क्या करेगा, वो सदा खुश रहेगा, अच्छा रहेगा, वृद्धि की तरफ चलेगा। जिसका नर है वो बहुत प्रैक्टिकल होगा, हम्बल, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी होगा। तो राक्षस है, राक्षस वृत्ति है, खान पान है, सब वैसा, शादी के बाद भी पहले भी सभी को तंग करना, याद रखिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, फिर देखते हैं हम कि मैरिज में कुंडली में मैरिज की प्रॉस्पेक्ट है भी है कि नहीं, क्या वो डिले तो नहीं हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ मैरिज कैसी है, शादी पहले होगी, टाइम हो जाएगी या डिले हो जाएगी। फिर क्या मैरिज यहाँ पे होगी, बाहर होगी। मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के प्रश्न यही, स्टाफ नर्सेज, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में लड़कियाँ चाहती हैं बाहर जाएंगी, मेरी शादी कब होगी, क्या फॉरेन में रहने वाला होगा या यहीं पे हो जाएगी। ये इसका जवाब देने के लिए स्पेसिफिकली मैंने अपनी रिसर्च की किताबों में इसको खंगाल के लेके आया हूँ, आप सभी के लिए आगे बताने वाला हूँ। और अगर सेपरेशन होगी, डाइवोर्स होगा या लिव इन रिलेशन है या उसके बाद मृत्यु, खास करके ये पूछते हैं लोग, मैं पहले मरूंगा या मेरी पत्नी। बहुत सारे बुजुर्गों ने 50 साल प्लस वाले, उन्होंने यही पूछा, क्योंकि उनके पास 50 साल पहले तक की जो एंजॉय कर ली, उसके बाद पति पत्नी की जो है हालत है, शारीरिक अवस्था, उसका ध्यान रखने के लिए भी उनको चिंता रहती है। ये भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको शायद इस समय में ना दे पाऊँ, इसके लिए थोड़ा आगे भी जाना पड़े। जितना मैं दे पाऊँगा इस प्रोग्राम में, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैरिज के बारे में सबसे पहले क्या देखते हैं, 7वां घर, 7वें घर का मालिक और कारक, वो मैंने आपको बता दी। काल पुरुष की कुंडली में 7वां घर है, उसमें क्या देखें, क्या उच्च का है, इसके चले ये डिटेल आगे छोड़ के चलते हैं, क्योंकि मुझे अभी आपको और बहुत कुछ बताना है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ क्वालिटी ऑफ मैरिज। क्वालिटी ऑफ मैरिज जो है कहाँ से देखें, नवाश में से देखें। जो कारक ग्रह, स्थिर कारक बृहस्पति या शुक्र, वो भी देखिए। उसके साथ 7वें घर का मालिक नवाश में कैसा पड़ा है, क्या उसके ऊपर कुछ राहु केतु मंगल शनि की इन्फ्लुएंस तो नहीं, क्या पाप कत्री में तो नहीं है तो बहुत बढ़िया शादी रहेगी, चिंता मत कीजिए, पैसा भी आएगा, खूब आएगा, मैंने पहले बता दिया। उसके बाद पहले मैरिज होगी कि बाद में होगी। अगर शनि अफ्लिक्टेड है आपका बहुत बुरी तरह से, तो 21 साल से पहले अगर वो अच्छी अवस्था में है तो ठीक ठाक में, उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा अगली ट्यूब में, क्योंकि 10 मिनट होने वाले, 12-13 मिनट से ज़्यादा हम नहीं कर पाते। तो
अगले जो है प्रोग्राम में आपको मैं बताना चाहूँगा इसकी डिटेल। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ मैरिज क्या फॉरेन लैंड में होगी या नहीं होगी। छोटा सा फॉर्मूला है, 7वां घर D9 में वो भी मैरिज के लिए है। तो अगर 7वें घर का मालिक यानी 7th लॉर्ड इज कनेक्टेड टू 9th और 12th लॉर्ड, 9 या 12वें घर के मालिक के साथ हो तो बाहर जाने की, क्योंकि बाहर के लिए 12वां घर को देखता है। 9वां घर जो है वो दूर लंबी यात्रा के लिए, 12वां जो घर है वो फॉरेन के लिए। अगर 7वें घर के मालिक का कनेक्शन हो जाए 9वें या 12वें घर, चौथे घर का मालिक जो है D9 में, क्योंकि सुखेश है घर का कारक है, तो अगर 9वें या 12वें के साथ रिलेशन बनाता किसी भी तरह, दृष्टि संबंध है, साथ बैठा है, किसी भी तरह से तीसरे ग्रह के साथ मिलकर बना देता है, तब भी वो फॉरेन शादी हुई, फॉरेन कंट्री में शादी हुई। जैमिनी कारक में क्या लगे, दर कारक। D1 में जितने भी ग्रह हैं उनकी डिग्री जो देखते हैं, सबसे ज़्यादा डिग्री पे है वो आत्मा कारक, फिर अमात्य कारक, इसी तरह छठे नंबर पे दर कारक। दर कारक जो है अगर वो शनि के साथ, राहु केतु के साथ है, तब भी फॉरेन कंट्री में शादी हो जाती है। अगर शनि के साथ तो अपनी जाति से छोटी, अपने घराने से छोटे घर में होगा। राहु के साथ है तो फॉरनर के साथ शादी होगी, अंग्रेज के साथ, या कुछ ऐसे रंग में रंगा होगा। और अगर केतु है तो वर्स्ट कंडीशन है, वो अच्छी नहीं मानी जाती। उसके बाद सेपरेशन और डाइवोर्स हो सकता है, उसके लिए बड़ी सारी मेन जो प्रॉब्लम है, 7वें घर का मालिक है वो अगर 8वें घर के साथ रिलेटेड है, 8th लॉर्ड इन 7, 7th लॉर्ड इन 8, इस तरह कुछ खराबी कर दे, राहु केतु मंगल श्री के उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो, तो बिल्कुल डेफिनेटली 8वें घर में मंगल की दृष्टि हो, उग्र हो, तो वो डेफिनेटली सेपरेशन, डिवोर्स करवा देता है। D9 में और भी गलत मैलिफिक इन्फ्लुएंस, पाप का त्रियोग है, तब भी सेपरेशन होती है। लेकिन अगर D9 में वही प्लैनेट है, उसके ऊपर बेनिफिक इन्फ्लुएंस आ गई, शुक्र के साथ, बृहस्पति के साथ बैठे हुए, दृष्टि है बृहस्पति की, उच्च के बैठे हुए दृष्टि अगर बृहस्पति की आ जाए, वाह, सभी चीज़ों से अलग कर देता है, यानी सेपरेशन, डाइवोर्स नहीं होने देता, घर गृहस्थी शादी अच्छी रहेगी। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, माँ बाप जो मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं भी जाते, कुंडली निकाले, इसमें D1 D9 बताया, हॉरोस्कोप D9 को नवाश बोलते हैं, तो उसमें भी अगर त्रिशांच में भी इसकी पोजीशन अच्छी है, तब भी शादी टूटने से बच जाती, टूटने की कगार पे तब भी बच जाएगी। उसके लिए उपाय कीजिए। उपाय क्या करें? क्या शादी के लिए सेपरेट उपाय हैं? कुछ एक होते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल उपाय हैं, ग्रहों के उपाय हैं, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, वो आपको बताएंगे, उसी के साथ हो जाएगा। उसमें क्या करने चाहिए, जैसे अभी किसी की शादी नहीं है, आपके बच्चों की शादी के कारण आप परेशान हैं और शादी नहीं हो पा रही है, लेट होनी है, तो उसके लिए उपाय के लिए जाते हैं। तो दो तरह के, एक तो एक्यूट है, एक लॉन्ग टर्म के उपाय हैं। तो उसमें लॉन्ग टर्म के उपाय हैं, उसमें आप क्या कीजिए, पेड़ पौधे वो लगवाइए। एनवायरमेंटल जो है शुद्धिकरण के लिए आप जो जो कर सकते हैं वो करिए। आपकी बेटी 22, 21, 18 साल की है, शादी उसकी 23 साल में होगी, 5 साल है, उसके निमित्त आप पर्यावरण के लिए कुछ दान कीजिए, कुछ भी। पौधों का दान बहुत बढ़िया है। जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, पौधे ही उनके लिए, पेड़ पौधे उनके लिए बच्चे हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं। कौन सा पुराण? सभी 18 के 18 पुराण में यही बात लिखी है, अलग नहीं है। और आपको बता दूं, जब ये धरती बनी, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया भगवान विष्णु ने, पहले पुराण बताए, उसके बाद वेद बताए। हमें सीक्वेंस बताते, वेद बाद पुराण फिर उपनिषद। पहले पुराण। किसी को भी अगर वेद पढ़ना है तो उनको सबसे पहले दीक्षा दी जाती है, पुराण पढ़ो फिर वेद पढ़ो। चले, मैं रेमेडीज की बात कर रहा था। रेमेडीज में क्या करना चाहिए? कलयुग जो है नाम आधार है और दान का आधार है, तो दान कीजिए। क्या कीजिए? जिस जिस ग्रह के साथ गलत संबंध है, 8वें, ये जो 7वें से दूसरा है 8वें का, उसका दान किया जाता है। अगर कोई ग्रह 7वें घर का मालिक खराब अवस्था में है, उसके खराब चीज़ों का जो है दान करना चाहिए। किसी दान का मतलब क्या है? किसी गरीब को दान कीजिए, किसी कुष्ठ आश्रम में आप दान करके आइए, ये ऐसा दान। अगर उसे ठीक करना है, वो केंद्र में जाके पड़ा हुआ है और उसको स्ट्रेंथ देनी है, तब क्या करना चाहिए? गाय माता को या ब्राह्मण को, 2 जनों को
उन ग्रह की चीज़ों का दान यानी डोनेशन करें, साथ में पैसा, माया, लक्ष्मी ये जरूर दीजिए। इसके बगैर दान जो आपने किया उसका पुण्य आपको कभी नहीं मिल सकता। और जब कुंडली दान कर ली, उसमें कोई खराबी है किसी ग्रह की, उसको ठीक करना चाहिए। उसका दान कब करना चाहिए? जब शादी कर रहे हैं तब लड़का या लड़की के लिए कुछ स्पेसिफिक 2-3 या 1 दिन पहले अपने परिवार की जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से आप सभी उनको नहलाते धुलाते कपड़े उपटन लगाना, ये सारा उसको माइयाँ या सैंत कहते हैं हमारे यहाँ पंजाब में, पंजाबी में आपके जैसे भी बोलते हैं। उन सभी 2 या 3 दिनों में या जब शादी के मंडप में लड़का लड़की ने फेरे लेने हों तब उस ग्रह की चीज़ों का दान किसी गरीब के या ब्राह्मण को देने के लिए उस समय किया जाना चाहिए तब भी, क्योंकि वो जब शादी का पौधा है हम सीधा लगाएं तो सीधा जाएगा, अगर उसको टेढ़ा कर देंगे तो टेढ़ा लगेगा। तो जो टेढ़ा हो रहा है ग्रह और ज़िंदगी को शादी को टेढ़ा कर रहा है उसको सीधा करने के लिए उस समय अगर हम दान पुण्य कर देते हैं तो शादी में आपकी कुंडली में अगर खराबी है तब उसको वो ठीक कर देगा। मैं आशा करता हूँ मेरे आज के इस प्रोग्राम को आपको जो है ज्ञानवर्धक और मन को अच्छे लगने वाले वाक्य हैं उनके बारे में आप ज़रूर कमेंट करना पसंद करें। मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए और इसे जन तक पहुंचाने के लिए फॉरवर्ड भी कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।